नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं रघुवीर सहाय जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर, जिसका शीर्षक है भाषा का युद्ध। इस कविता का भावार्थ समझने से पहले थोड़ा सा इस कविता की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है कि हमारे देश में बहुत बार भाषा के नाम पर झगड़े होते रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भाषा के नाम पर बहुत से राज्यों का गठन भी हुआ है और भाषा के नाम पर जो ये झगड़ा चलता है, जो ये युद्ध चलता है और लोग ये तर्क देते हैं कि एक भाषा के जो लोग हैं उन सब में एकता लाने के लिए, भाषाई अस्मिता को बचाए रखने के लिए या उन लोगों को की संस्कृति को बचाने के लिए भाषा का युद्ध लड़ा जाता है। रघुवीर सहाय जी उन्हीं बातों पर इस कविता में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। रघुवीर सहाय जी ये नहीं कहते हैं कि भाषा के नाम पर जो एक कार्य किया जाता है या कोई लोग अपनी भाषा के उत्थान के लिए कार्य करते हैं या उस अपनी भाषा को महत्व देते हुए उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए कार्य करते हैं, वह गलत है। बल्कि रघुवीर सहाय जी का मानना इसमें यह है कि जो एकता के लिए भाषा से के विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं, भाषा के उत्थान की बात की जाती है और जिस एकता की हम बात करते हैं कि लोगों को पास पास लाने की बात होती है, तो वो भाषा के अतिरिक्त और स्तरों पर भी होनी चाहिए और वो भाषा के विकास से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए। यह नहीं कि उस भाषा की लड़ाई के नाम पर राजनीति की जाए। भाषा की लड़ाई के नाम पर जो राजनीति की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, भोली भाली जनता को उकसा कर जो इस प्रकार की राजनीति की जाती है, उस पर इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने व्यंग्य किया है। तो आइए इस कविता का भावार्थ समझते हैं। जब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख लें कि हम उससे कितनी दूर जा पड़े हैं। रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जब हम भाषाई अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब हम यह अवश्य देख लें कि हम जिस भाषा की अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसी भाषा से हम कितनी दूर जा पड़े हैं। कहने का भाव यह है कि वह उद्देश्य जो कि भाषा की अस्मिता की रक्षा के लिए था, हम उस उद्देश्य से कितनी दूर जा पड़े हैं। अर्थात हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह भाषा से ही संबंधित रही है या उसने किसी प्रकार का राजनीतिक रूप धारण कर लिया है या वह किसी के स्वार्थ पूर्ति का साधन तो नहीं बन गई है। इस बात के लिए रघुवीर सहाय जी आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हमें यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि हम अपने उस भाषाई अस्मिता की रक्षा से संबंधित उद्देश्य से तो कहीं दूर नहीं हो गए हैं। जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। देखिए, रघुवीर सहाय जी की ये विशेषता है कि ये सर्वनामों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। पहले जो दो पंक्तियां थी उसमें उससे शब्द आया और अब जिनके, उनको, हमको, तो इन शब्दों को समझना बड़ा आवश्यक है। देखिए, तीन तरह के संबोधन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। एक तो हम में कौन आएंगे? स्वयं रघुवीर सहाय और उनके पाठक, उनकी कविताएं जो पढ़ते हैं, जिनको वो संबोधित करके ये बात लिख रहे हैं, वे पाठक। और उन कौन है? उनको जिसके बारे में ये कह रहे हैं वे सब लोग हैं जो हालांकि रघुवीर सहाय जी के पाठक नहीं हैं, अपितु वे सामान्य लोग हैं जो किसी भी क्रांति में या किसी भी लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे सामान्य लोगों के लिए रघुवीर सहाय जी ने उनको इस तरह के सर्वनाम का प्रयोग किया है।
जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। अब देखिए, उनको जिनके लिए हम लड़ते हैं, हम वे अपने पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम जिन लोगों के लिए ये भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अर्थात यह कि भाषा की लड़ाई लड़ने से उन लोगों की संस्कृति की रक्षा हो सकेगी और उन लोगों का साथ देने के लिए, किसी एक विशेष भाषा भाषी लोगों का साथ देने के लिए हम भी उस लड़ाई में सम्मिलित हो जाते हैं, हम भी उस लड़ाई में उनका साथ देते हैं। तो रघुवीर सहाय जी ये बात पूछते हैं कि या ये बात बताते हैं कि उन लोगों का साथ देने के लिए हम भी उनके साथ इस लड़ाई में सम्मिलित हुए, तो क्या उनको और हमको ये जो भाषा की लड़ाई है या भाषा के लिए लड़ाई है, क्या ये उनको और हमको पास लाई? वास्तव में भाषा की लड़ाई का उद्देश्य यही होता है कि एक भाषा भाषी लोगों की संस्कृति की रक्षा करना और उनको एकता भी स्थापित करना उनके मध्य, ये भी एक अलग प्रकार का या एक विशेष प्रकार का हम कह सकते हैं कि उद्देश्य भाषा की लड़ाई में निहित होता है। तो रघुवीर सहाय जी यही बात कहते हैं कि जिस एकता की स्थापना के लिए या जिस संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य को लेकर हम भाषा की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या वह भाषा की लड़ाई हमें और उन लोगों को यानी आपस में उसने एकता स्थापित की अथवा नहीं, या समाज में समानता स्थापित हुई कि नहीं? अब देखिए, भाषा की लड़ाई लड़ने का तो तभी लाभ है जब एक भाषा भाषी लोगों के मध्य समानता उत्पन्न हो जाए। लेकिन रघुवीर सहाय जी यह बात भी देखते हैं कि भले ही भाषा की लड़ाई लड़ी जाए, भले ही भाषा के स्तर पर सभी समान हो जाएं, लेकिन फिर भी समाज में समानता तो आती नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर किसी भी स्थिति में समानता नहीं आती है। तो उसी बात पर विचार कर रहे हैं रघुवीर सहाय कि हम और वे लोग मिलकर भले ही भाषा की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन समाज में लोगों के बीच, चाहे बेशक से वे एक भाषा भाषी हो, समानता क्या उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उनमें फिर भी समानता तो उत्पन्न नहीं होती है। और इसलिए रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि भाषा की लड़ाई लड़ते हुए हमें इन सब बातों को सोचकर ही अपने कदम उठाने चाहिए। क्या कोई इसलिए कि वह झूठी लड़ाई थी? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे। यहाँ रघुवीर सहाय जी प्रश्न भी स्वयं करते हैं और उसका उत्तर भी स्वयं देते हैं। जो उन्होंने पहले बात कही कि उनको और हमको ये भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई, तो क्या ये इसलिए था कि वह भाषा की लड़ाई झूठी थी, अर्थात वह कोई उचित लड़ाई नहीं थी, वह बिना मतलब की लड़ाई थी? रघुवीर सहाय जी इसका उत्तर भी स्वयं देते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे। वह भाषा की लड़ाई तो झूठी नहीं थी, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है, जो एक भाषा भाषी लोग हैं, वे अपनी भाषा के लिए लड़ सकते हैं, वे अपनी भाषा के विकास के लिए, अपनी भाषा की रक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वह झूठी लड़ाई नहीं होती है। अपितु हम जो कि उनका साथ दे रहे हैं उस भाषा की लड़ाई में, हम उनके शत्रु थे। रघुवीर सहाय जी ने उत्तर दिया है, वह हम और वे आपस में मिल क्यों नहीं पाए, पास क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हम उनके शत्रु थे। अब यह बात विचार करने योग्य है कि हम उनके शत्रु कैसे हो गए, जबकि हम भाषा की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं, तो हम उनके शत्रु कैसे हो गए? यह बात वह आगे स्पष्ट करते हैं। क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी की अच्छी तरह मालिक बोल लेता है। देखिए, यहाँ मालिक अर्थ को समझने से इन पंक्तियों का अर्थ खुल जाएगा हमारे सामने। मालिक शब्द का प्रयोग या तो उन सभी प्रभुता संपन्न या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है, या यूं कहें कि उन नेताओं के लिए है जो इस प्रकार के भाषा के युद्ध का नेतृत्व करते हैं, उन सब के लिए प्रयोग किया गया है। और
कवि यह कहना चाहता है कि जो भाषा का युद्ध है वो इन नेताओं के द्वारा, वो केवल भाषा का युद्ध ही नहीं रह जाता बल्कि अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का साधन बन जाता है। और क्योंकि वे लोग इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं और उनका जो नेतृत्व है वह उस भाषा के युद्ध को सही दिशा में न ले जाकर उसकी दिशा में भटकाव उत्पन्न कर देता है, और इसी कारण से वह भाषा का युद्ध जिस दिशा में लड़ा जाना चाहिए था उस दिशा में नहीं लड़ा जाता है। और यही कारण है कि भाषा के युद्ध के बाद या भाषा के युद्ध के दौरान जो एकता एक भाषा भाषी लोगों में स्थापित हो जानी चाहिए थी वह स्थापित नहीं हो पाती, वे पास पास नहीं आ पाते। और दूसरी बात यह कि भाषा के उत्थान से संबंधित जिस उद्देश्य को लेकर चला गया था वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता। अब इन पंक्तियों को समझते हैं कि क्योंकि हम मालिक की भाषा उतनी ही अच्छी तरह से बोल लेते हैं जितनी कि मालिक बोल लेता है, अर्थात वे जो स्वार्थ लिप्सु, स्वार्थ में लगे हुए जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वे जिस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वे भाषा की लड़ाई के दौरान करते हैं, या जिस प्रकार के उद्देश्य वो अपने मन में रखते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की वो मन में ठाने रखते हैं, हम भी उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति वाली भाषा ही बोलने लग जाते हैं, अर्थात हम भी उनके संकेतों से, उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं और भाषा की असल लड़ाई को छोड़कर, अर्थात भाषा की उन्नति वाली लड़ाई को छोड़कर, भाषा की रक्षा वाली लड़ाई को छोड़कर हम भी कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति में साथ देने लगते हैं। उनकी भाषा बोलने का मतलब क्या है कि उनकी जैसी मनोवृत्ति है, वे जिस प्रकार के उद्देश्य अपने मन में धारण रखते हैं और वे जिस प्रकार से उस भाषा की लड़ाई को नया मोड़ देते हैं, हम भी उन्हीं का साथ देने लगते हैं और इसी कारण से हमको वो भाषा की लड़ाई पास नहीं ला पाती है। इसका एक और अर्थ भी हो सकता है, यहां मालिक का अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई। कई बार हम भाषा की रक्षा के लिए लड़ाई तो करते हैं, कई बार हम भाषा की रक्षा के लिए प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह जो लड़ाई है, वह जो युद्ध है, वह हमारी अपनी भाषा की रक्षा के लिए न रहकर एक वर्चस्व की लड़ाई बन जाता है, एक प्रभुता की लड़ाई बन जाता है और सबके मन में यह श्रेष्ठता की भावना आ जाती है कि केवल हमारी भाषा श्रेष्ठ है, बाकी भाषाएं उससे गौण हैं। तो यह जब धारणा हमारे अंदर आएगी तो भाषा की उन्नति के लिए या भाषा की रक्षा के लिए जो हम युद्ध लड़ रहे थे वह राजनीतिक रूप धारण कर लेता है और वह आपसी श्रेष्ठता सिद्ध करने का रूप धारण कर लेता है। और मालिक यानी वर्चस्व, मालिक यानी अधिकार, मालिक यानी श्रेष्ठता की भावना जो हमारी लड़ाई में कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाती है, वह हम लोगों को आपस में एक नहीं बना पाती और हमारी भाषा की रक्षा से संबंधित उद्देश्य को पूर्ण होने में वह जो भावना है वह बाधा उत्पन्न करती है। वही लड़ेगा भाषा का युद्ध जो केवल अपनी भाषा बोलेगा, मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं। अब रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि इस भाषा के युद्ध को वही अच्छी तरीके से लड़ सकता है जो अपनी भाषा बोलेगा, स्वयं की भाषा बोलेगा, मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं। यहां हमने मालिक का जो ऊपर अर्थ बताया था कि जो नेतृत्व करने वाले हैं, उन नेतृत्व करने वालों की मनसा को छोड़कर उनके जो भ्रमित करने वाले उद्देश्य हैं, उनके जो भ्रमित करने वाले कार्य हैं, हमें अपने उद्देश्य से भटकाने वाले जो कार्य हैं, उन उद्देश्यों को छोड़कर जब हम वास्तव में अपनी भाषा की उन्नति के लिए, भाषा की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे, तभी हम भाषा का युद्ध अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। अर्थात वह व्यक्ति भाषा का युद्ध अच्छी तरह से लड़ सकता है जो केवल और केवल भाषा की रक्षा के लिए भाषा का युद्ध करेगा, न कि
राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए नेताओं के कहने के अनुसार उस भाषा के युद्ध को लड़ेगा। चाहे वह शास्त्रार्थ न करे जीतेगा, बल्कि शास्त्रार्थ वह नहीं करेगा। शास्त्रार्थ का अर्थ डिबेट या वाद विवाद। तो रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में भाषा का युद्ध लड़ेगा वह किसी से शास्त्रार्थ न भी करे, किसी से वाद विवाद न करे, अपनी भाषा की श्रेष्ठता को लेकर वह कभी भी वाद विवाद नहीं करेगा, बल्कि उसका तो उद्देश्य है अपनी भाषा की रक्षा करना, अपनी संस्कृति को बचाए रखना। तो वह किसी से व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं उलझेगा, वह किसी से शास्त्रार्थ न करेगा। और यदि शास्त्रार्थ न भी करे और वास्तव में यदि वह अपनी भाषा की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा तो वह अवश्य ही जीतेगा। और बाद में रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि वह वाद विवाद तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे उस वाद विवाद की, उस डिबेट की, उस शास्त्रार्थ की या स्वयं की भाषा को औरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने की उसे आवश्यकता ही नहीं होगी, और ना ही उसकी कोई राजनीतिक मनोकांक्षा होगी, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की उसमें कोई लालसा नहीं होगी, इसलिए उसे शास्त्रार्थ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वह क्या करेगा? अपने गूंगे गुस्से को वह कैसे कहेगा? तुमको शक है? अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि जब वह शास्त्रार्थ ही नहीं करेगा, किसी से वाद विवाद ही नहीं करेगा, तो वह अपनी बात को कैसे कहेगा? उसके मन में जो भी उसका गुस्सा है कि उसकी भाषा को किसी तरह से कोई सत्ताएं मिटाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसकी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके अंदर जो गुस्सा है उसकी अभिव्यक्ति कैसे करेगा जब वह शास्त्रार्थ ही नहीं करेगा? तो यह प्रश्न तो स्वाभाविक है, और इसीलिए रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि पाठकों, क्या तुम्हें शक है कि वो यदि शास्त्रार्थ नहीं करेगा तो वो अपने गुस्से की अभिव्यक्ति कैसे करेगा? उसका उत्तर भी वे स्वयं ही देते हैं। गुस्सा करना ही गुस्से की एक अभिव्यक्ति जानते हो तुम, कि तुम लोग तो गुस्से की एक ही अभिव्यक्ति जानते हो कि कोई भी व्यक्ति गुस्से को केवल एक ही तरीके से प्रकट कर सकता है, और वो केवल गुस्सा करके, क्रोधित शब्दों में कुछ कहकर, या फिर हिंसा, जिसको तुम गुस्से की अभिव्यक्ति मानते हो, तुम लोग तो ऐसा ही मानते हो कि गुस्से की अभिव्यक्ति केवल इसी तरीके से की जा सकती है। वह और खोज रहा है, तुम जानते नहीं, और तुम ये नहीं जानते हो कि जो वो वास्तव में भाषा की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है, वह तो अपनी अभिव्यक्ति के और भी मार्ग खोज रहा है, और भी तरीके खोज रहा है, जिससे कि वह अपने उस गुस्से की अभिव्यक्ति कर सके और सबको बता सके कि उसकी भाषा की रक्षा भी होनी चाहिए। रघुवीर सहाय जी का मानना है कि केवल इस तरह से शास्त्रार्थ करके या क्रोध में कुछ बातें कहकर या नारेबाजी करके ही भाषा का युद्ध नहीं जीता जा सकता है, बल्कि और भी बहुत से तरीके होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, या अपनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करके उसको प्रयोग में लाकर, और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे भाषा का युद्ध जीता जा सकता है, और वह इन तरीकों की खोज भी कर रहा है। तो यह थी कविता रघुवीर सहाय जी की भाषा का युद्ध। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ अवश्य ही आई होगी, और जो भी इसके संबंध में आप विचार प्रकट करना चाहें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।